नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है इतिहास की व्याख्यान माला में। आज हम आपसे जिस प्रकरण पर बात करने जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास का बहुत ही रोचक समय है और वो समय है मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, इसे मुगल साम्राज्य क्यों कहा जाता है, किसने साम्राज्य की स्थापना की, साम्राज्य के शासक कौन कौन से हुए, उत्तराधिकार की व्यवस्था क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, और ऐसे बहुत से पहलुओं पर हम आपसे इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, सबसे पहले इस पर बात करें। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई भारत में 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी, ओके, 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई। बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, हम बात कर रहे हैं पानीपत के पहले युद्ध की। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर को इस युद्ध में सफलता मिली। बाबर ने जो दिल्ली में इब्राहिम लोदी का साम्राज्य था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली और आगरा के आसपास का जो इलाका था उसके ऊपर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर ने इस युद्ध में सफलता प्राप्त करके भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना, मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने की। बाबर कहां से आया था इसको भी देख लेते हैं। बाबर फरगाना से आया था। यह मध्य एशिया में फरगाना से आया शासक था। ये बेसिकली बाबर वाज तुर्क, ये तुर्क था और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता उमर शेख मिर्जा और इसकी मां का नाम था कुतलुब निगार खानम। इसकी मां कुतलुब निगार खानम थी। बाबर तुर्क था, लेकिन इस साम्राज्य की जब स्थापना की गई तो इस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य कहा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे मुगल साम्राज्य क्यों कहते हैं। बच्चों, बाबर अपने पिता की तरफ से ये तैमूर वंश से था और मां की ओर से ये मंगोल परिवार से था। इसकी मां कुतलुब निगार खानम वो मंगोल परिवार से संबंध रखती थी। इसका जो पिता था उमर शेख मिर्जा वो तैमूराइट था, तैमूर लंग, जिसने भारत पर 1398 में तैमूर ने दिल्ली को जीता था। दिल्ली पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने और दिल्ली को जीतने में सफल हुआ था। बाबर पिता की ओर से उस सैन्यानी परिवार से संबंध रखता था। इसलिए बाबर ने जब भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उसने तुर्की वंश या तुर्की साम्राज्य नहीं बल्कि उसे मंगोल वंश से और तैमूर वंश से, दोनों से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन मुख्य रूप से अपनी पहचान उसने अपने पिता से ली, क्योंकि मंगोलों को नरसंहार का प्रतीक माना जाता था। चंगेज खान ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। इसलिए इसने अपना संबंध अपने पिता तैमूर से जोड़ते हुए और मां कुतलुब निगार खानम जो मंगोलों से संबंधित थी, दोनों से शब्द लिया मुगल, और इस वंश को मुगल वंश कहा गया। मुगल इस शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से मंगोलों से होती है। तो मां इसकी मंगोल फैमिली से थी, इसलिए मंगोल शब्द वहां से आया। लेकिन बाबर या उनके उत्तराधिकारी
अपने को तैमूर से ज़्यादा संबंधित करना चाहते थे, क्योंकि तैमूर दिल्ली का पहले से विजेता रह चुका था और वो मंगोलों की तरह नरसंहार का प्रतीक नहीं था। इस तरह से मुगल शब्द की उत्पत्ति हो गई। स्थापना भारत में 1526 में हुई। शासक कौन कौन हुए मुगल वंश के? सबसे पहले बाबर स्वयं। बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक उसने शासन किया और इन 4 वर्षों में बाबर लगातार युद्ध करता रहा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। 1526 में उसने पहला युद्ध किया पानीपत, 1527 खानवा राणा सांगा के साथ, खानवा का युद्ध, इसमें भी बाबर को सफलता मिली। 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में, मध्य प्रदेश में चंदेरी है, चंदेरी के युद्ध में राजा मेदिनी राय को पराजित किया इसने। और 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें नुसरत शाह और महमूद लोदी की संयुक्त सेनाओं को इसने पराजित किया। तो इस तरह लगातार इन 4 वर्षों में उसके ये युद्ध होते रहे और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, बीमारी की वजह से मृत्यु हुई उसकी। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये इसके 4 पुत्र थे। भारत में साम्राज्य ज्येष्ठाधिकार के आधार पर अधिकार दिया जाता था। पिता के ना रहने के बाद उत्तराधिकार बेटा ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन था। जो बड़ा लड़का होता था राजाओं को, वो शासक बनता था। लेकिन जो ये तुर्क आए, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, इनके यहां तैमूरी परंपरा अलग थी। उसको कहते थे सहदायाद। सहदायाद ये परंपरा है कि साम्राज्य को भाइयों में विभाजित कर देना। तो बाबर जब अस्वस्थ हो गया तो उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं से कहा कि साम्राज्य को वो 4 पुत्रों में विभाजित कर दे। जो सहदायाद की परंपरा थी, साम्राज्य को सभी में विभाजित कर देना, जिससे कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष ना हो। हुमायूं ने बाबर की इच्छा के अनुसार अपना साम्राज्य 4 भाइयों में विभाजित कर दिया। किंतु जो कामरान था, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था और इसने हुमायूं के सामने बार बार अड़चनें डाली, चुनौतियां दी। हुमायूं को अस्थिर करने में, हुमायूं को कमजोर करने में कामरान की बड़ी भूमिका रही और यही कारण था कि हुमायूं अपने घर की लड़ाई की वजह से परेशान था और इस लड़ाई का लाभ उस समय के जो अफगान सामंत थे उन्होंने उठाया। क्योंकि बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी अफगान था, तो जो अफगान थे वो हुमायूं के सामने चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। और उस समय एक अफगान सरदार हुआ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित किया, 1539, 1540। 1539 में बेटा हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध हुआ और उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। इन 2 युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और अंत में हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। हुमायूं भगा, शरण की तलाश में था, उसके इन भाइयों ने भी साथ नहीं दिया। हुमायूं
राजस्थान से भागते हुए सिंध के रास्ते ईरान गया और इसी दौरान जब वो सिंध में था तो उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, सिंध के एक रियासत है अमरकोट, अमरकोट के राजा थे राणा वीरसाल। राणा वीरसाल के यहां उसने शरण ले रखी थी और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ 1542 में। जिस समय वो शरण की तलाश में था वहीं पर अमरकोट में 1542 ईस्वी में राणा वीरसाल के यहां अकबर का जन्म होता है। हुमायूं की परिस्थितियां विपरीत थी। हुमायूं को ईरान में जाकर के शरण लेनी पड़ी। ईरान का शासक था शाह तहमास्प, जो सफावी वंश का था। उसने हुमायूं को शरण दी। तो जो बाबर ने साम्राज्य स्थापित किया था वो साम्राज्य अभी स्थिर भी नहीं हो पाया कि हुमायूं को भागना पड़ा। 1540 से 1555 तक मुगल वंश भारत में समाप्त हो गया। ध्यान रहे, 1555 तक बाबर के बाद उत्तराधिकारी बना था हुमायूं और हुमायूं का समय 1530 से लेकर के 40 तक। 1540 में उसको भागना पड़ा। 1540 से लेकर के 1555 तक भारतीय राजनीति में मुगल वंश समाप्त था। इस समय हुमायूं ईरान के शाह के यहां शरण में था। 1555 में हुमायूं ने देखा कि परिस्थितियां अनुकूल हैं। शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर हो चुके थे, शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी। ईरान के शाह ने हुमायूं को सहायता दी। 1555 में हुमायूं फिर भारत आया और एक मिनट, जब हुमायूं भारत में फिर से भारत आया वापस, तो उसने मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह सूर, जो सूर वंश का शासक था, इसको पराजित कर दिया और फिर से हुमायूं जीत गया। 1555 से लेकर के 1556 इस समय तक हुमायूं फिर शासक रहा। 1556 में एक दुर्घटनावश हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं दिल्ली का जो पुराना किला है उसमें एक इमारत है शेरमंडल। शेरमंडल इमारत के ऊपरी हिस्से में हुमायूं की लाइब्रेरी थी। हुमायूं को पुस्तकों से बहुत लगाव था। शाम की नमाज के समय नमाज की आवाज़ सुनकर के वो सीढ़ियों से उतरना चालू किया और उसी दौरान उसका पैर कपड़ों में उलझ गया और हुमायूं सीढ़ियों से गिर पड़ा और सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो दूसरा कार्यकाल उसका बहुत संक्षिप्त रहा, 1555 से 56 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो बाबर के बाद ये दूसरा शासक था। नंबर 2 पर बाबर पहला शासक। नंबर 3 पर जो मुगल वंश का शासक हुआ वो हुमायूं का बेटा अकबर, 1556 से लेकर के 1605। उसके बाद जहांगीर 1605 से लेकर के 1627, शाहजहां 1628 से लेकर के 1658 और इसके बाद औरंगजेब जो 1658 से लेकर के 1707 तक। ये प्रमुख शासक मुगल साम्राज्य के थे। तो कौन कौन से प्रमुख शासक थे ये आपको क्लियर हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी मुगल वंश चलता रहा। 1857 तक मुगल वंश के शासक रहे। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। अब इन शासकों की क्या उपलब्धियां थी ये आपकी पुस्तक में संक्षेप में दिया गया है, जो आपके परीक्षा और आपके अध्ययन के लिए विशेष महत्व नहीं है। उसको विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि
मुगलों का शासन कैसे चलता था, मुगलों की शासन व्यवस्था क्या थी। अभी तक आपने इसके संस्थापक के बारे में देख लिया, स्थापना वर्ष के बारे में देख लिया, शासकों के बारे में जानकारी हो गई, उत्तराधिकार की क्या व्यवस्था थी। एक कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, सहदायाद। सहदायाद जो व्यवस्था थी वो तैमूरी परंपरा थी, जिसमें साम्राज्य भाइयों के बीच में बढ़ता था। इस कीवर्ड को जरूर याद रखेंगे। आइए हम याद पढ़ते हैं कि मुगलों के समय प्रशासन का संचालन कैसे होता था, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, जमींदारी व्यवस्था क्या थी, जमींदार क्या होते थे, राजस्व की वसूली कैसे होती थी। इन बातों पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, जमींदार और जब्त प्रणाली क्या थी, मुगलों के और दूसरे शासकों के आपस में संबंध कैसे थे, मुगलों की धार्मिक नीति क्या थी। मैंने बताया कि जो मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक शासक थे बाबर, उसको अधिक समय नहीं मिला, 4 वर्ष लगातार उसके युद्ध में बीते। हुमायूं के 2 कार्यकाल रहे और उन दोनों कार्यकाल के दौरान वो अस्थिर रहा, कभी भारत कभी ईरान, फिर ईरान से भारत आना, उसको व्यवस्था स्थापित करने का मौका नहीं मिला। हुमायूं का बेटा जो अकबर था, जिसने हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में, केवल 13 वर्ष का था अकबर, तब उसको राज तिलक किया गया। हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई और उस समय अकबर पंजाब में एक विद्रोह को दबाने में व्यस्त था। उसके साथ उसका संरक्षक था, अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम है बैरम खां। बैराम खां के साथ वो पंजाब में था और वहीं पर उसका राज तिलक कर दिया गया। मुगल साम्राज्य की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को स्थापित करने का काम अकबर ने किया। अकबर ने मुगल साम्राज्य को वो मजबूत आधार दिया जिस पर आगे कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य चल सका, और मुगल साम्राज्य की कई अच्छी बातें जो आज तक प्रशासन में चली आ रही हैं, ये उसी समय की देन है। आइए हम देखते हैं कि कौन सी प्रशासनिक विशेषताएं थी, क्या प्रशासनिक नीतियां थी जिनको कि अकबर के समय में लागू किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं मनसबदारी व्यवस्था के ऊपर। इतने बड़े साम्राज्य के लिए सबसे पहले जरूरी थी सेना। अकबर ने सैन्य संगठन के लिए, सेना का संगठन करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मनसब कहते हैं, मनसब अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। मुगल सेवा में किसी व्यक्ति की जो हैसियत होती थी, जो उसको पद दिया जाता था, उसे मनसब से व्यक्त किया जाता था। अकबर ने ये व्यवस्था विशेष रूप से सैन्य संगठन के लिए बनाई थी, जिससे सेना का गठन किया जा सके। उस समय आज की तरह केंद्रीय सेना नहीं होती थी, राजा के पास सारी सेना नहीं होती थी। सारी सेना अलग अलग सामंतों के पास होती थी और उन सामंतों को जब बुलाया जाता था तो अपनी सेना लेकर के आते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। जैसे दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा था कि इक्ता व्यवस्था होती थी, तो यह व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, इक्ता से मिलती जुलती थी, लेकिन थोड़ा अंतर था। देखिएगा, तो मनसबदारी व्यवस्था सैन्य संगठन के लिए की गई थी। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। जिस व्यक्ति को मनसब दिया जाता था उसे कहते थे मनसबदार। जो व्यक्ति मनसब प्राप्त करता था उसे मनसबदार कहते थे। मनसब की 33 श्रेणियां थी। 10 से लेकर के 10,000 तक के मनसबदार होते थे। किसी व्यक्ति का जो मनसब है उसको पद, उसका वेतन, उसके दरबार में उसकी जो प्रतिष्ठा है,
मनसबदार का जो रैंक होता था, जो श्रेणी होती थी, उसके पद की सूचक होती थी, उसके वेतन की सूचक होती थी, उसकी प्रतिष्ठा की सूचक होती थी। जो व्यक्ति 10 का मनसबदार था वो सबसे छोटा मनसबदार था, जो 100 का था उससे बड़ा था, 1000 का था और बड़ा था, 10,000 का था सबसे बड़ा था। तो इस प्रकार से ये जो रैंक होती थी, इस रैंक से उसका पद निश्चित हो जाता था, उसका वेतन भी उसी रैंक के अनुसार होता था, और दरबार में उसकी हैसियत भी, उसकी प्रतिष्ठा भी उसी अनुसार निश्चित होती थी। तो मनसब की जो संख्या थी, इस संख्या से उसका पद, वेतन, जात, ये सब निश्चित हो जाती थी। अब मनसब को 2 शब्दों से, जात और सवार। पहली बात तो जो मनसबदार होता था उसको किसी संख्या से व्यक्त किया जाता था। मतलब कोई 100 का मनसबदार है या 1000 का मनसबदार है, 1000 के मनसबदार को 1000, 5000 के मनसबदार को 5000, या 7000 के मनसबदार को 7000, इस प्रकार कहा जाता था। मनसबदार को 2 और संख्याओं से व्यक्त किया जाता था, जात और सवार। जो जात संख्या होती थी, इस संख्या से मनसबदार का वेतन और प्रतिष्ठा ये निश्चित होती थी, और सवार संख्या के आधार पर उसको कितने घुड़सवार रखने हैं ये पता होता था। जिस व्यक्ति को मनसबदार बनाया जाता था उसको अपने अंडर में घुड़सवार रखने पड़ते थे, सैनिक रखने पड़ते थे, अस्त्र शस्त्र रखना पड़ता था, बैलगाड़ियां रखनी पड़ती थी सामान ढोने के लिए, और उसकी सवार संख्या के आधार पर उसको वेतन दिया जाता था। दरबार में उसको कौन सा स्थान मिलना है, कितनी प्रतिष्ठा मिलनी है, वो जात संख्या से स्पष्ट होती थी। तो मनसबदार की पहली तो मूल संख्या, फिर उसके बाद जात और सवार की संख्या, इससे उसका वेतन और उसकी प्रतिष्ठा निश्चित हो जाती थी। मनसबदार को जो वेतन मिलता था, नकद और जागीर दोनों रूपों में मिलता था। मनसबदार का वेतन नकद भी और जागीर दोनों के रूप में मिलता था। जो जागीर दी जाती थी, उस जागीर का भूराजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर हो, यह देखा जाता था। मान लो किसी मनसबदार का वेतन 10,000 रुपये है, तो उसको इतनी बड़ी जागीर दी जाती थी जिससे 10,000 का भूराजस्व वसूल हो सके। ध्यान देना, इक्ता व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था में यही अंतर है। दिल्ली सल्तनत काल में जो इक्ता मिलती थी, इक्ता में इक्तेदार को लगान वसूल करना होता था, प्रशासन भी करना होता था। यहां इस व्यवस्था में जो जागीर दी जाती थी, इससे राजस्व की वसूली मनसबदार अपने व्यक्तियों से करवाता था, लेकिन प्रशासन मनसबदार नहीं करता था। मनसबदार का एक काम था सैनिक सेवा देना, राजा के लिए युद्ध करना। उसको राजस्व की वसूली से मुक्त रखा गया था। यह बेसिक अंतर है। इक्ता व्यवस्था में जो इक्ते का मालिक होता था, इक्तेदार या मुक्ति, उसको लगान भी वसूल करना पड़ता था, प्रशासन भी करना पड़ता था। यहां पर मनसबदार जागीर से केवल लगान वसूल करता था, प्रशासन का उत्तरदायित्व उसके पास नहीं था, और वो इसलिए पूरे मन से राजा की सैनिक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। जो जितना योग्य मनसबदार होता था, उतना अधिक ऊंचे पद उसको दिए जाते थे। मनसबदार को योग्यता के अनुसार वेतन दिए जाते थे, उसको रैंक दिया जाता था। प्रायः अकबर के समय जो 5,000 से ऊपर के मनसबदार होते थे, 5,000 से ऊपर के मनसब किसको दिए जाते थे? केवल राजकुमारों को। जो मुगल राजकुमार होते थे, केवल उनको 5,000 से ऊपर के मनसब दिए जाते थे। शेष जो दूसरे और सरदार होते थे, उनको, कोई राजपूत सरदार है या कोई हिंदू सरदार है, तो इनको 5,000 से नीचे के मनसब दिए जाते थे। एक अपवाद राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह को अकबर के समय 7,000 का मनसबदार का पद दिया गया था। ओके, ये उनकी विशेषता थी, उनकी योग्यता थी। तो मान सिंह एक अपवाद है। बाद के दिनों में जो मनसबदार का पद था,
उसकी संख्या 10,000 से बढ़ा करके 80,000 तक की कर दी गई है। मनसब का रैंक बढ़ गया, खास करके औरंगजेब और शाहजहां के समय में। शाहजहां और औरंगजेब के समय तक मनसबदारों की श्रेणियां ज्यादा हो गई, पद हाई रैंक दिए जाने लगे, ये अंतर आ गया। लेकिन जो मनसबदारों को जागीर दी जाती थी, उस जागीर में समस्या आई। जब पद बड़े बड़े हो गए तो जागीर उस हिसाब से मिलना मुश्किल हो गई। कई बार मनसबदारों को पद दे दिया जाता था, लेकिन जागीर मिलने के लिए उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। जागीर छोटी मिलती थी, जिससे मनसबदार का वेतन नहीं निकलता था। फलस्वरूप मनसबदार किसानों से लगान की वसूली ज्यादा करने लगे। मतलब अकबर के बाद, खास करके औरंगजेब के समय में, मनसबदारों का रैंक तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उनका वेतन उस अनुपात में नहीं बढ़ा, जिससे किसानों को प्रभावित होना पड़ा और धीरे धीरे मनसबदारी व्यवस्था में गिरावट आई। मनसबदारों को घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे, सैनिक रखने पड़ते थे, अस्त्र शस्त्र रखने पड़ते थे, और इनका समय समय पर निरीक्षण भी सम्राट के द्वारा किया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर ये सारे मनसबदार अपनी अपनी सेना लेकर के राजा की सेवा में उपस्थित होते थे। तो सैन्य संगठन इस प्रकार किया गया था। राजधानी में थोड़ी सेना होती थी जो राजा और राज परिवार के लोगों की रक्षा करती थी, राजधानी की रक्षा करती थी। शेष सेना राज्यों में अलग अलग मनसबदारों के पास होती थी, और युद्ध अभियान के समय वो सारे लोग साथ में आते थे। इस प्रकार राज्य को मजबूती देने के लिए सेना का संगठन किया गया था। ओके, ये बात स्पष्ट हो गई। अब आइए हम पर चलते हैं कि जमींदार व जब्ती प्रणाली क्या थी। जमींदार और जब्ती प्रणाली राज्य की व्यवस्था के लिए सबसे पहली बात तो बड़ी सेना, अच्छी सेना होनी चाहिए। दूसरा क्या चीज आवश्यक है? पैसा, धन। राज्य की सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, सैनिकों को वेतन देने के लिए, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और यह पैसा दो जगहों से आता था, या तो जो राजस्व और व्यापार से होने वाली आय। मुख्य रूप से जो भू राजस्व था, ये आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था। तो मुगलों के समय में जो मुगल साम्राज्य था, उसको सूबों में बांटा गया था। जैसे आज प्रांत होते हैं, तो सूबा प्रांत स्तर की इकाई होती थी, और इसका अधिकारी होता था सूबेदार, जिसके पास सैनिक अधिकार भी होते थे और वित्तीय अधिकार भी होते थे। ये अपने राज्य का सर्वे सर्वा होता था, इसके पास सैनिक और वित्तीय दोनों अधिकार होते थे। तो पूरे मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था। अकबर के समय में शुरू में 12 सूबे थे। जब अकबर ने खानदेश, अहमदनगर इनको जीता तो 15 सूबे हो गए। दक्षिण भारत को जीतने के बाद 15 सूबे अकबर के समय में हो गए। बाद में मुगलों के समय सूबों की संख्या बढ़कर के 22 हो गई, औरंगजेब के समय तक। तो ये जो सूबे होते थे, इन सूबों को छोटे छोटे और इकाइयों में बांटा गया था। जैसे आज प्रांत के नीचे इकाई होती जिले, ऐसे उस समय इकाई होती थी सरकार। सरकार के नीचे परगना। सरकार जिले स्तर पर कौन सा अधिकारी होता था? फौजदार, जो सेना का सेना नायक होता था, उसके पास सेना होती थी। और परगने में कानूनगो होते थे, पटवारी होता था, मुखिया होता था। परगने के नीचे सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। तो जो जमींदार होते थे, गांव में जमीन के मालिक होते थे।
लगान की वसूली ये गांव में स्थित बड़े बड़े जमींदार करते थे। गांव का लगान मुखिया और जमींदारों के माध्यम से वसूल होता था। कानूनगो और पटवारी ऐसे अधिकारी होते थे जिनके पास जमीन से संबंधित अभिलेख होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे। गांव से लगान की वसूली होकर के सरकार पर, सरकार से सूबे तक वो पहुंचती थी। इस प्रकार की लगान की वसूली होती थी। तो जमींदार लगान वसूली के लिए गांव स्तर पर वो संभावित व्यक्ति होता था जो प्रभावशाली व्यक्ति होता था। वो पूरे गांव से लगान की वसूली करके सम्राट तक देता था और इसके बदले उसको उसका पारिश्रमिक दिया जाता था। कुल लगान जो वसूला जाता था उसका 1/10, कुल लगान का 1/10 भाग उसे पारिश्रमिक के जमींदार को मिलता था। जमींदारों के पास अपनी भी जमीन होती थी, वो अपनी जमीन के भी मालिक होते थे, प्लस जो गांव के लोग जमीन पर खेती करते थे उनसे लगान भी वसूलता था। वसूली कैसे होती थी? जब्त प्रणाली। जो भूराजस्व था, भूराजस्व का निर्धारण लगान कितना लिया जाए, ये भूमि की किस्म, जमीन अच्छी है या मध्यम किस्म की है या बंजर जमीन है, तो अच्छी जमीन पर ज्यादा लगान था, बंजर जमीन पर कम था। तो भूमि की किस्म, उपज, जमीन से होने वाली उपज और फसल। ऐसी फसलें जो नकदी फसलें थी, कपास है, गन्ना है, उनका लगान ज्यादा था। ऐसी फसलें जो खाद्यान्न फसलें थी उनका लगान कम था। तो भूमि की किस्म, उपज, फसल, जमीन की नाप, इसके आधार पर लगान की वसूली की जाती थी। और लगान का निर्धारण जमीन को नाप करके जमीन की सबसे छोटी इकाई बिस्वा के आधार पर निश्चित किया गया था। लगान बिस्वा के आधार पर निश्चित किया गया था। जमीन की सबसे छोटी यूनिट बिस्वा थी। जिन क्षेत्रों में जमीन की नाप हो गई थी, जहां अधिकारी पहुंचते थे, जहां मुगल अधिकारी निरीक्षण के लिए समय समय पर जाते थे, वहां पर ये जो जब्ती प्रणाली है, जब्त सिस्टम है, इसको लागू किया गया। जब्त व्यवस्था क्या है, इसको देख लीजिए ध्यान से। लगान की वसूली के लिए मुगलों के समय में जो सूबे थे, इन सूबों को राजस्व क्षेत्रों में बांटा गया था। जो पटवारी के अंदर आने वाले क्षेत्र होते हैं, पटवारी का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं राजस्व क्षेत्र। हर एक राजस्व क्षेत्र का लगान निश्चित करने के लिए हर एक सूबे में जमीन की किस्म अलग अलग है, फसलों की पैदावार अलग अलग है, उपज की मात्रा भी अलग है। इसलिए लगान कितना लिया जाए, हर एक राज्य में लगान एक दर से नहीं लिया जाता था। हर राज्य की दर अलग अलग होती थी। तो हर राज्य में राजस्व क्षेत्र, पूरे राज्यों को राजस्व क्षेत्र में बांटा गया था। हर राजस्व क्षेत्र में उगने वाली जो फसलें थी और वहां की जो उपज थी, उसके आधार पर लगान की दरें निश्चित की गई थी। हर एक राज्य में उगने वाली जो फसल थी, वहां की जो कृषि उपज थी, उसके आधार पर लगान की दरों को निश्चित किया गया था। और इसीलिए हर एक राजस्व क्षेत्र की प्रत्येक फसल की एक सूची तैयार की गई थी, तालिका तैयार की गई थी, जिसको दस्तूर कहते थे। इस दस्तूर के अनुसार लगान की वसूली होती थी। और ये सारी व्यवस्था अकबर के जो वित्त मंत्री थे, टोडरमल, इनके द्वारा की गई थी। टोडरमल के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। टोडरमल ने जो ये व्यवस्था की, इसको कहते हैं दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त का मतलब 10 साल का बंदोबस्त। 1570 से लेकर के 1580 के बीच अलग अलग जो सूबे थे, उन सूबों की हर फसल की सूची तैयार की गई और उसका मूल्य तैयार किया गया और उसके आधार पर लगान निश्चित किया गया।
तो टोडरमल के द्वारा 10 साल की उपज के आधार पर लगान को निश्चित किया गया और जो लगान निश्चित किया गया वो वसूला जाता था। लगान की वसूली नकदी और उपज दोनों के रूप में होती थी। लगान नगद भी लिया जाता था और उपज के रूप में भी लिया जाता था। लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी जिनका लगान नगद ही लिया जाता था, जैसे गन्ना, कपास, इस प्रकार की फसलें, इनको जिनसे कामिल कहा जाता था, नकदी फसल कहा जाता था और इनका लगान नगद ही लिया जाता था। शेष अगर कोई किसान उपज के रूप में लगान देना चाहे तो उपज भी ली जा सकती थी। क्लियर? कुछ सूबे ऐसे थे जहां दूरी होने के कारण मूल अधिकारी समय से नहीं पहुंचते थे, तो वहां यह व्यवस्था नहीं लागू थी। वहां लगान की दूसरी विधियां थी। जैसे कहां नहीं होती थी? बंगाल में और गुजरात में। बंगाल है, गुजरात है, यहां पर यह जब्ती प्रणाली नहीं थी। वहां लगान की वसूली दूसरे तरीके से होती थी। उसको क्या कहते थे? जान लीजिए, कंकूत। कंकूत मतलब अनुमान लगा करके लगान की वसूली वहां पर हो जाती थी। अनुमानित लगान निश्चित कर दिया जाता था कि इस खेत के लिए आपको इतना अनाज या इतना रुपया देना है, तो कंकूत व्यवस्था। या गल्ला बक्सी या बटाई, यह व्यवस्था थी। तो गल्ला बक्सी या बटाई के द्वारा या कंकूत के द्वारा लगान की वसूली हो जाती थी। ओके, तो इस तरह से जिन राज्यों में अधिकारियों की पहुंच नहीं होती थी वहां इस तरह से लगान की वसूली हो जाती थी। तो ये राज्य में लगान की वसूली की प्रणाली थी। अब मुगलों के शासकों के साथ क्या संबंध थे, यहाँ की धार्मिक नीति क्या थी, और दूसरे मुगल साम्राज्य के बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया भी आप देंगे। पूरा वीडियो देख करके अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।